हेलो भाई लोग, क्या हाल चाल, सब बढ़िया। तो हड़प्पा सभ्यता के अर्थव्यवस्था को आज हम लोग समझेंगे, है ना। टाउन प्लानिंग का क्लास खत्म हो गया है, इंपॉर्टेंट साइट्स का क्लास सब खत्म हो गया है, तो अब हम लोग हड़प्पा सभ्यता का जो अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी है, उसको समझेंगे। देखिए, हड़प्पा सभ्यता की इकोनॉमी की जब हम बात करते हैं ना, तो हड़प्पा सभ्यता की इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था जो है, वह सिर्फ कृषि पर आधारित नहीं थी, ध्यान रखना है ना। या कृषि और पशुपालन तक हम इसको सीमित नहीं कर सकते। ठीक है, समझते हैं। देखिए, हड़प्पा सभ्यता की जो अर्थव्यवस्था है, ये मेनली 5 पिलर पर आधारित है, या 5 आधारों पर हड़प्पाई अर्थव्यवस्था जो है वो बेस्ड है। ये 5 कौन कौन से हैं, देखिए। एक तो हो गया कृषि। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट था अर्थव्यवस्था के लिए, कृषि यानी एग्रीकल्चर। दूसरा जो है पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है। तीसरा हो गया उद्योग यानी इंडस्ट्री। चौथा जो है टेक्नोलॉजी यानी तकनीक। और पांचवा जो है ट्रेड यानी व्यापार। ये 5 पिलर कह सकते हैं या 5 आधार कह सकते हैं, जिसके ऊपर हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था बेस्ड थी। क्लियर है। अब एक एक करके इन सबको समझते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कृषि यानी एग्रीकल्चर। ठीक है, पहले हम लोग कृषि को समझ लेते हैं। देखिए, कृषि जो है हड़प्पाई सभ्यता की अर्थव्यवस्था की नींव थी, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट था कृषि। अब समझिए, इतना उत्पादन कैसे हुआ करता था, इतना ज्यादा उत्पादन या खेती जो है हड़प्पा सभ्यता में, क्या कारण था। तो देखिए, इसके कुछ कारण बताए गए हैं, उनको हम लोग पहले समझते हैं। सबसे पहली बात ये कि सिंधु सभ्यता का जो भूमि है ना, उस समय जो भूमि हुआ करता था, आज के अपेक्षा में ज्यादा उपजाऊ हुआ करता था, है ना। और इसका एक महत्वपूर्ण कारण था सिंधु और उसकी सहायक नदियों का बाढ़। होता क्या था, देखिए, हर साल बाढ़ आती थी, है ना। और बाढ़ का पानी अपने साथ उपजाऊ मिट्टी को साथ में लाती थी, और जब बाढ़ का पानी उतरता था ना, तो ये उपजाऊ मिट्टी जो है मैदानों में और वहां के खेतों में डिपॉजिट हो जाता था। ठीक है, जिससे मिट्टी की उर्वरता बनी हुई रहती थी और उपज खूब होता था, यानी अच्छा खासा उपज होता था। फसलों को फायदा होता था, इस मिट्टी से उर्वरता बढ़ी हुई होती थी, है ना, जिसकी वजह से खेती खूब होता था। और ये हर साल ऐसे ही होता था, हर साल बाढ़ आती थी, है ना। पानी जो है बाढ़ का, वो अपने साथ उपजाऊ मिट्टी को लाता और खेतों में डालता था। तो ये एक कारण हो गया जिससे खेती बहुत अच्छा होता था हड़प्पाकालीन नगरों में या हड़प्पा सभ्यता में। ठीक है, दूसरा कारण क्या था, समझिएगा। देखिए, पानी की कोई समस्या तो थी नहीं, क्योंकि अधिकांश जो नगर थे हड़प्पा सभ्यता के, वे किसी न किसी नदी के तट पे मौजूद थे या अवस्थित थे। यहाँ तक बात समझ आ रही है आपको, कि प्रत्येक शहर जो है किसी न किसी नदी के किनारे तो रहता ही था, है ना। तो पानी की कोई समस्या नहीं थी। अगर कहीं दूर दराज में नदी है, तो ऐसे केस में उन नगरों में प्राइवेट वेल या फिर जो सार्वजनिक कुआं है, वो रहता था। तो उससे क्या है कि सिंचाई की व्यवस्था हो जाती थी। और अगर कहीं बहुत कम बारिश हो रही हो, है ना, लो रेनफॉल वाला एरिया होता था, जैसे कि धौलावीरा, तो ऐसी जगहों में क्या किया जाता था, वाटर मैनेजमेंट किया जाता था, वाटर कंजर्वेशन किया जाता था। बात समझ आ रही है आपको। जैसे धौलावीरा में देखने को मिलता है कि जलाशय, बड़े बड़े जलाशयों का निर्माण करवाया गया था, डैम्स वगैरह बनवाया गया था, वाटर मैनेजमेंट सिस्टम वहां का बहुत उन्नत हुआ करता था, तो सिंचाई उससे हो जाया करता था। बात समझ आई। तीसरा कारण क्या था, समझिएगा, कि खेती के अनुकूल परिस्थितियां वहां मौजूद थी, यानी जो जलवायु था वह खेती को सपोर्ट करता था, फेवरेबल कंडीशन था हड़प्पा सभ्यता का खेती के लिए। ये बात समझ आई। एक कारण और था कि यहाँ के लोगों को, यानी हड़प्पा सभ्यता के निवासियों को खेती का अनुभव था। कैसे, तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता जो है वह कांस्ययुगीन सभ्यता थी। बात यहाँ तक समझ आ रही है आपको। उसके पहले बहुत सारी ऐसी संस्कृतियां थी जो ताम्र पाषाणिक थी, है ना। तो वहां पे क्या था, वो ग्रामीण संस्कृतियां हुआ करती थी, जहाँ पे खेती वगैरह हुआ करता था। तो उसका फायदा हड़प्पा सभ्यता के लोगों को भी हुआ था। तो कहीं ना कहीं हड़प्पा के लोगों को खेती का भी अनुभव था। तो ये कुछ कारण थे जिसका यूज करके, जिसका उपयोग करके यहाँ पे खेती भी होता था, और अच्छा खासा फसल यहाँ पर होता था, अच्छी उत्पादन होती थी। अब समझ आई। अब समझिएगा कि कृषि में जो कौन कौन से फसल हड़प्पा सभ्यता में उगाए जाते थे, जिनका साक्ष्य भी प्राप्त हुआ है।
देखिए पहला याद रखना है आपको कि गेहूं का साक्ष्य प्राप्त हुआ, यानी गेहूं की खेती करते थे ये लोग। जौ की खेती, ज्वार की खेती होती थी, बाजरा, यहां तक क्लियर है। मटर की खेती होती थी, ठीक है। इसके बाद तिल, तेल के लिए तेल भी वहां यूज होता था। सरसों, चावल की खेती होती थी, है ना। तरबूज, खजूर का भी साक्ष्य मिला है, मतलब खजूर का भी उत्पादन यहाँ से होता था। और आपको याद रखना है कपास, कपास की भी खेती इस जगह से होती थी। और ध्यान रखना है कि कपास की सबसे प्राचीनतम खेती का साक्ष्य जो है वह हड़प्पा सभ्यता से ही प्राप्त हुआ है, यानी सिंधु सभ्यता से सबसे प्राचीन साक्ष्य जो है कपास का वह प्राप्त हुआ है। क्लियर है। और एक बात और याद रख लेना है कि सूती वस्त्र का जो उद्योग है ना, वह मोहनजोदड़ो में था, ऐसा साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो कपास की खेती होती थी, यानी वस्त्र उद्योग भी इस समय था। और एक बात और याद रखना है कि हड़प्पा सभ्यता को यूनानी लोग यानी ग्रीक के लोग जो है भारत को स्पेशली सिंडन कहा करते थे, है ना, कपास के देश के रूप में जानते थे। और भारत को क्या कहा जाता था, सिंधु यूनानियों के द्वारा। तो ध्यान रखना, गेहूं का भी खेती होता था, ज्वार का भी खेती होता था, जौ का भी खेती होता था, बाजरा, मटर, तिल, सरसों, चावल, तरबूज, है ना, खजूर, कपास, उनका खेती अच्छी तरह से हड़प्पा सभ्यता के लोगों के द्वारा किया जाता था। क्लियर है। तो खेती होता था और उत्पादन भी अच्छा खासा होता था, और इतना उत्पादन होता था कि खाने के बाद भी इनके पास, यानी अपना यूज करने के बाद भी अनाज बच जाया करते थे, है ना। तो खेती हो गया जो अर्थव्यवस्था का नींव हुआ करता था। दूसरा जो है पशुपालन समझते हैं। देखिए जब हम पशुपालन की बात करते हैं तो हड़प्पा सभ्यता में पशुपालन जो है वह सिर्फ भोजन का ही साधन भर नहीं था, है ना। मात्र भोजन का साधन नहीं हुआ करता था हड़प्पा सभ्यता में पशुपालन, बल्कि यह एक सपोर्ट सिस्टम की तरह काम करता था अर्थव्यवस्था के लिए। कैसे समझते हैं, पहले देखिए समझते हैं कि कौन कौन से जानवर का साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुआ या पाला जाता था, डोमेस्टिकेट किया जाता था। तो सबसे पहले अगर हम पशुपालन की बात करें तो इसमें क्या आता है, बैल। अब बैल ना दो तरह का बैल हुआ करता था, ध्यान रखना, एक होता था कुबड़ वाला बैल। अब कुबड़ वाला जो बैल है यह सर्वाधिक पूजनीय था, और एक और बैल होता था जिसके सींग ना छोटे होते थे। तो छोटे सींग वाला बैल, दो तरह के बैल थे। अब इस बैल का क्या यूज होता था समझिए। एक तो बैल जो है खेती के कार्यों में सहायता करता था, खेती के लिए हल चलाने का काम करता था बैल। और दूसरा जो बैल का उपयोग होता था ट्रांसपोर्टेशन में, सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने या लाने में बैल का उपयोग किया जाता था। तो ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प कर रहा था और खेती में भी इसका यूज हो रहा था, तो बैल। दूसरा जो है गाय, गाय को भी डोमेस्टिकेट किया जाता था, गाय को भी पाला जाता था, भैंस को भी पाला जाता था। अब इनका यूज क्या होता होगा, तो दूध के लिए। अब दूध खाते भी होंगे, बेचते भी होंगे, है ना, इस तरीके से गाय भैंस। इसके बाद यहां से मिला क्या है, तो ध्यान रखना, भेड़, बकरी, ठीक है। तो भेड़ और बकरियों का हो सकता है कि डोमेस्टिकेशन का फायदा ये रहता होगा कि ऊन वगैरह में यूज होता होगा, ठीक है। और क्या मिला यहां से, तो ध्यान रखना है, बिल्ली भी पाला जाता था, बिल्ली के साथ कुत्ता का भी है। यहां तक बात समझ आई। आगे याद रखना है कि हाथी। अब हाथी देखिए, हाथी को पालतू बनाया गया था। इसका उपयोग क्या होता था, तो आपको याद होगा कि हड़प्पा सभ्यता में जब हम लोग पढ़ रहे थे कहां से क्या साक्ष्य प्राप्त हुआ है, तो याद हुआ कि लोथल से आइवरी स्केल पाया गया था, हाथी दांत का पैमाना, जो लेंथ के मेजर करने के लिए यूज किया जाता था। तो हाथी एक तरीके से पालतू जानवर के रूप में भी था, और दूसरा इसका उद्योग में भी यूज होता था, जो अर्थव्यवस्था को सपोर्ट करता था। क्लियर है। उसके बाद घोड़ा का जो साक्ष्य है वो विवाद वाला है, हर कोई नहीं मानता है उसको। सुरकोटा से हालांकि घोड़े कस्बों का साक्ष्य प्राप्त होने का दावा किया जाता है, लेकिन वह भी डिबेटेबल है, कुछ मानते हैं कुछ नहीं मानते हैं। यहाँ तक बात समझ आई। अब आगे चलिए समझते हैं गधा। देखिए कहीं कहीं से गधा का साक्ष्य मिला है ना। अब गधा जो है ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज होता होगा। इसके बाद ऊंट का भी साक्ष्य मिला है ना। ऊंट से याद होगा कालीबंगन से ऊंट की हड्डियां मिली थी। ऊंट जो है वो भी ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता होगा। क्लियर है।
इसके बाद याद रखना है आपको कि जो शिकार करने के लिए जानवर थे, है ना, जिनका शिकार किया जाता था या खाने वगैरह भी यूज होता होगा, तो मुर्गा का भी यहाँ से प्रमाण है कि मुर्गा भी, उसका भी पालन होता था। ठीक है, मुर्गा के बाद सुअर। ठीक है, और शिकार जब करते थे तो खरगोश, सांबर, हिरन, और ध्यान रखना है बंदर, यह भी पाया गया है। और याद रखना है कछुआ। ठीक है, तो ये जानवर थे जो हड़प्पा सभ्यता में पाए गए। इनका पालन जो है इसलिए किया जाता था ताकि खाने में भी, यानी भोजन के रूप में भी इस्तेमाल हो जाए, और अर्थव्यवस्था को सपोर्ट करने के लिए ये जो उद्योग है उनमें भी इनका यूज हो, या ट्रांसपोर्टेशन वगैरह में इनका मदद लिया जा सके। क्लियर है? तो ये जानवर थे जो हड़प्पा सभ्यता में पाए गए, जिनको या तो पाला जाता था या शिकार के लिए यूज किया जाता था। बात समझ आई? तो पशुपालन दूसरा पिलर है हड़प्पाई अर्थव्यवस्था का, ध्यान रखना आपको। उसके बाद आगे बढ़ते और समझते हैं उद्योग। देखिए कितना इंपॉर्टेंट था उद्योग, समझिएगा। जब इंडस्ट्री की बात की जाती है, यानी उद्योग की बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता के, तो कुछ बातों को समझना है। हड़प्पा सभ्यता में उद्योग बहुत उन्नत अवस्था में था, है ना, फ्लोरिश था। यहाँ के उद्योग बहुत फल फूल रहे थे हड़प्पा सभ्यता के। इसके पीछे का देखिए कारण क्या था। दो तीन कारण से हम लोग समझते हैं। पहला ये कि हड़प्पा सभ्यता में जो कृषि होता था, है ना, तो कृषि होने से, यानी खेती होने से उत्पादन बहुत अच्छा खासा होता था। इतना उत्पादन होता था कि सरप्लस के रूप में जो खाद्यान्न है वो बच जाया करते थे। बात समझ आ रही है आपको? इसका मतलब ये हुआ कि उत्पादन अच्छा होता था, बहुत अच्छी मात्रा में फसल होती थी। इससे क्या हो रहा था कि वहां के लोग उसका यूज तो कर लेते थे खुद के लिए, है ना, बाकी अनाज जो है वो बच भी जाता था, जिसको या तो वो बेचते होंगे, है ना, या फिर एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्टेशन किया जाता होगा, वही व्यापार के रूप में। बात समझ आ रही है आपको? इससे क्या हो रहा था कि एक बात तो समझ आ रही थी कि इतना अनाज होने की वजह से हर व्यक्ति जो है या हर आदमी जो है सिर्फ कृषि के कामों में लगा हुआ नहीं था। मतलब कृषि करना ही अनिवार्य नहीं था, है ना, एकमात्र आवश्यकता यही नहीं थी कि खेती का काम ही किया जा सकता है, पहली बात, है ना। इससे उद्योग की तरफ भी लोग बढ़ रहे थे। दूसरा कारण यह था कि पशुपालन वहां पे होता था। बात समझ आ रही? तो इससे क्या है कि कच्चे माल की उपलब्धता, है ना, वह हड़प्पा वासियों के पास था। तीसरा कारण ये था उद्योग को फ्लोरिश होने का, उद्योग का फ्लोरिश होने का, उन्नत अवस्था में होने का तीसरा कारण ये था कि जो धातु है, धातु की मौजूदगी थी, धातु पाया जाता था, है ना, मेटल्स, और मेटल्स की उपलब्धता के कारण भी लोग जो है इंडस्ट्री लगा रहे थे और फल फूल रहा था उनका इंडस्ट्री। बात समझ आ रही? और चौथा जो कारण है वह यह है कि व्यापार की वजह से क्या हो रहा था कि जो मैन्युफैक्चर्ड वस्तुएं हैं, यानी निर्मित वस्तुएं हैं, व्यापार की वजह से उसका डिमांड ज्यादा थी। तो डिमांड बढ़ने की वजह से इंडस्ट्री का होना जरूरी था। बात समझ आ रही? इस कारण से हड़प्पा सभ्यता के अर्थव्यवस्था में इंडस्ट्री का फलना फूलना जरूरी था, या फिर इस वजह से ही फ्लोरिश हो रहा था इंडस्ट्री। बात समझ आई? अब एक विशेषता और है देखिए उद्योगों का। क्या है कि हड़प्पा सभ्यता के हर आदमी जो है हर तरह के काम नहीं कर रहा था। बात समझ आ रही है आपको? इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई व्यक्ति पॉटरी का काम कर रहा है तो हर कोई पॉटरी का ही काम नहीं कर रहा, हर कोई कृषि का ही काम नहीं कर रहा है। बात समझ आ रही है ना? यहाँ पे क्या हो रहा था कि लेबर ऑफ डिवीजन हो रहा था। अगर कोई आदमी पॉटरी वाला उद्योग में लगा हुआ है तो कोई धातु का काम कर रहा है ना, औजार बना रहा है, आभूषण बना रहा है, उसमें लगा हुआ है। बात समझ आ रही? तो यहाँ पे क्या हो रहा था कि लेबर का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था। कोई आभूषण बनाने में लगा है, कोई पॉटरी का काम कर रहा है। तो इस तरीके से क्या था कि हर व्यक्ति जो है एक ही काम को नहीं कर रहा था, डिवीजन ऑफ लेबर था। ये भी विशेषता थी उद्योग की। ठीक है, अब समझते हैं कि कौन कौन से ऐसे उद्योग थे जो हड़प्पा सभ्यता में फल फूल रहे थे। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि एक पहला मन का उद्योग बहुत फ्लोरिश था। मन का, है ना, मन का उद्योग। देखिए कहाँ था ये मन का उद्योग? तो इसका जो औद्योगिक केंद्र था, यानी बिट्स फैक्ट्री कहेंगे इसको,
बिट्स फैक्ट्री। ठीक है, मन का उद्योग कहाँ था? तो चंदहुद्रो, याद रखना है, चंदहुद्रो यह केंद्र हुआ करता था। मन का क्या है? तो मोती जैसा ही होता है, और इसके अंदर ना छेद होता है जिसमें धागा वागा डाल के गले के लिए यानी नेकलेस, ब्रेसलेट ये सब बनाया जाता है ना, आर्टिफिशियल आभूषण के तौर पर इसका यूज किया जाता है। तो मन का उद्योग बहुत फ्लोरिश अवस्था में था हड़प्पा सभ्यता में। ठीक है, दूसरा याद रखना है यहाँ से आपको कि धातु उद्योग, धातु उद्योग भी बहुत उन्नत अवस्था में था। देखिए यहाँ पे क्या था, सोना की अवेलेबिलिटी थी, चांदी था, बर्तन ये सब बनाए जाते थे, है ना, टीन था, तांबा था, कांस्य था, ठीक है, शीशा वगैरह था। तो सुई बनाया जा रहा है, जो सिलाई वाली सुई होती है ना, सुई बन रहा है, मिरर बनाया जा रहा है, औजार बनाए जा रहे हैं। बात समझ आ रही? तो धातु उद्योग भी अच्छी अवस्था में इस समय चल रहा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर एक और यहाँ पे उद्योग चलता था जो था पॉटरी उद्योग, यानी पॉटरी इंडस्ट्री, मृद भांड। ठीक है, पॉटरी इंडस्ट्री, मृद भांड यानी मिट्टी के बर्तन वगैरह बनाए जाते थे। यह एक ऐसा इंडस्ट्री था, उद्योग था जो हर नगर में मौजूद था, यानी कि मिट्टी के बर्तन बनाने का काम हर हड़प्पाई नगर में होता था। यहाँ तक क्लियर है? देखिए, मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे, ठीक है, फिर उसे आग में पकाए जाते थे। अब एक चीज होता था यहाँ पे, जब मिट्टी के बर्तन को बना के उसे जब आग में पकाया जाता था तो उसका रंग क्या हो जाता है? लाल, है ना। अभी भी हम मिट्टी के बर्तन को देखते हैं, जब यूज करते हैं मिट्टी के बर्तन को, चाहे वो घड़ा पानी पीने के लिए या किसी भी तरीके का मिट्टी का बर्तन लेके आते हैं, या दिया वगैरह हमने देखा है, तो वो क्या होता है? रेडिश कलर का होता है ना, ब्राउन रेडिश। तो उस समय क्या करते थे कि मिट्टी के बर्तन को आग में पकाते थे जिससे कलर लाल हो जाता था, और उसके बाद उसके ऊपर काले रंग से चित्रकारी की जाती थी, है ना। उस मिट्टी के बर्तनों के ऊपर काले रंग से चित्रकारी की जाती थी, पेड़ पौधे के चित्र बना दिए गए या पशु पक्षियों के चित्र बना दिए गए, है ना। ज्योमेट्रिकल जो साइन है या उनका भी चित्र उसके ऊपर बना दिया जाता था, आकृति बना दिया जाता था। तो ये आकृतियां बनाई जाती थी लाल कलर के मिट्टी के बर्तन के ऊपर काले रंग से। बात समझ आई? तो इस तरीके का इंडस्ट्री फ्लोरिश अवस्था में था हड़प्पा सभ्यता में। और ये जो होता था ना कि लाल मिट्टी के ऊपर काले रंग से चित्रकारी करना, इसे ही कहा जाता था ब्लैक ऑन रेड वेयर, ब्लैक ऑन रेड वेयर। ठीक है, तो ये चीजें, मतलब यह उद्योग जो है वह भी अच्छी अवस्था में था हड़प्पा सभ्यता में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और फिर समझते हैं अगला जो है उद्योग। देखिए, एक और उद्योग था शेल उद्योग, सेल इंडस्ट्री, है ना, इसे कहेंगे शंख उद्योग। शंख उद्योग यह भी बहुत उन्नत अवस्था में था। देखिए, ये इसमें कहाँ कहाँ ये उद्योग था, तो पहले तो याद रखना है कि नागेश्वर, नागेश्वर कहाँ है? तो गुजरात में है। ठीक है, और एक है बालाकोट जो फिलहाल पाकिस्तान में है। तो ये जो दोनों जगह है, बालाकोट और नागेश्वर, यह शंख उद्योग के लिए प्रसिद्ध था। शंख उद्योग के लिए क्या था? प्रसिद्ध था नागेश्वर और बालाकोट। समुद्र से शंख को प्राप्त किया जाता था और उससे आभूषण वगैरह बनाए जाते थे, शंख की चूड़ियां बनाई जाती थी, है ना। तो सेल इंडस्ट्री भी फ्लोरिश अवस्था में था, जो नागेश्वर और बालाकोट में अवस्थित था। क्लियर है? इसके बाद क्या है, तो ध्यान रखना है, शंख उद्योग के बाद आइवरी, आइवरी इंडस्ट्री, इसे कहेंगे हाथी दांत का जो था।
हाथी दांत का उद्योग। ये कहाँ पे था? तो लोथल, आपको याद होगा। और एक बात यहाँ से याद रखना है कि हाथी दांत के जो वस्तुएं हैं, है ना, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से भी प्राप्त हुए हैं। तो लोथल में आइवरी इंडस्ट्री था हाथी दांत का। इस हाथी दांत का यूज किसमें होता था? तो एक तो पता है कि मेजरिंग स्केल के रूप में यूज होता था, है ना, लेंथ को मेजर करने के लिए। दूसरा, हाथी दांत का यूज आभूषण बनाने के लिए, सजावटी वस्तुओं का निर्माण करने के लिए भी हाथी के दांत का यूज किया जाता था। तो आइवरी इंडस्ट्री भी फ्लोरिश अवस्था में था, उन्नत अवस्था में था, और हड़प्पा सभ्यता के अर्थव्यवस्था को बूस्ट कर रहा था। क्लियर है? चलिए इसके बाद समझते हैं, आइवरी इंडस्ट्री के बाद टेक्सटाइल। टेक्सटाइल इंडस्ट्री क्या था? टेक्सटाइल यानी वस्त्र उद्योग। वस्त्र उद्योग, देखिए वस्त्र उद्योग जो है यह भी उन्नत अवस्था में था, और इसका प्रमाण मिलता है सूती वस्त्रों का प्रयोग, या वहां से जो साक्ष्य प्राप्त हुआ है उससे पता चलता है, जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है, कि सूती वस्त्र का उद्योग भी यहाँ उन्नत अवस्था में था। देखिए सुई धातु उद्योग था, तो वहां से सुई वगैरह बना लिया जाता था, है ना। और प्रमाण मिला है सूत काटने की जो मशीन थी, सूत काटने की मशीन, जिसको कहा जाता है स्पिंडल वंश, तो ये मिला है ना। इससे अनुमान लगाया जाता है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री यानी वस्त्र उद्योग भी हड़प्पा सभ्यता में फल फूल रहा था। तो ये सब मिलकर क्या कर रहे थे? उद्योग जो है वो हड़प्पाई अर्थव्यवस्था को सपोर्ट कर रहे थे। कितना इंपॉर्टेंट रहा होगा अर्थव्यवस्था के लिए? तो सिर्फ कृषि या पशुपालन अर्थव्यवस्था को बूस्ट नहीं कर रहा था, बल्कि अर्थव्यवस्था जो है इंडस्ट्री पर भी आधारित था। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं तकनीक को, है ना। क्या टेक्नोलॉजी जो है यह यूज होता था? तो देखिए, जब टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो कुछ चीजों को यहां से समझना है। पहला जो इंपॉर्टेंट बात समझ लेते हैं कि वाटर मैनेजमेंट सिस्टम काम करता था हड़प्पा सभ्यता में। वाटर मैनेजमेंट सिस्टम, याद होगा कि हड़प्पा सभ्यता का ये एक महत्वपूर्ण जो फीचर है ना, वाटर मैनेजमेंट सिस्टम। उस समय के समकालीन जितने भी नगरीय सभ्यता थी, उनमें से सबसे उन्नत वाटर मैनेजमेंट सिस्टम हड़प्पा सभ्यता अथवा सिंधु सभ्यता में देखने को मिलता है। तो वाटर मैनेजमेंट सिस्टम किस तरीके से काम करता है? आपको याद होगा कि जब हम लोग धौलावीरा को समझ रहे थे टाउन प्लानिंग में, तो धौलावीरा में क्या था कि वहां पे डैम वगैरह बनाया गया था, बड़े बड़े जलाशय बनाए गए थे वाटर को कंजर्व करने के लिए, मैनेजमेंट करने के लिए, जल प्रबंधन प्रणाली को चलाने के लिए। बात समझ आ रही? तो बिना किसी टेक्नोलॉजी का डैम तो नहीं बनेगा, है ना। तो हमें समझ आता है कि टेक्नोलॉजी भी बहुत उन्नत अवस्था में थी। दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं, एक था मरीन टेक्नोलॉजी। देखिए मरीन टेक्नोलॉजी की जब हम बात करते हैं, तो यहाँ से सबसे सुंदर उदाहरण जो देखने को मिलता है गोदीवाड़ा। और ये गोदीवाड़ा कहाँ था? तो आपको याद होगा कि गोदीवाड़ा जो है लोथल में था। लोथल बंदरगाह नगर था जहाँ पे गोदीवाड़ा, वहां से मिला है डॉकयार्ड मिला है ना। अब समझिएगा कि डॉकयार्ड बिना किसी इंजीनियरिंग के, बिना किसी टेक्नोलॉजी के तो बनाना मुमकिन नहीं हो सकता, है ना। तो ये एक सुंदर उदाहरण है मरीन टेक्नोलॉजी का। और ध्यान रखना है कि गोदीवाड़ा जो है वो टाइड्स को ध्यान में रख के बनाया गया था, यानी ज्वार भाटा को ध्यान में रखते हुए गोदीवाड़ा का लोथल वाले को निर्माण किया गया था। ये एक बहुत ही खूबसूरत एग्जाम्पल है नेवल इंजीनियरिंग का, समझ गए। अब बिना टेक्नोलॉजी का ये सारी चीजें तो हो नहीं सकती। बात समझ आ रही? तो टेक्नोलॉजी कितना डेवलप था। अब यहाँ से क्या हो रहा था? व्यापार होता था। अगर ये रहता नहीं तो मुश्किल तो होता। बात समझ आ रही? तो ये सपोर्ट कर रहा था अर्थव्यवस्था को। आगे समझते हैं एक चीज और, जैसे ब्रिक्स। आपको पता होगा कि हड़प्पा में जो ईंटों का अनुपात मिला है 1:2:4 का मिला है। तो ब्रिक्स टेक्नोलॉजी पे वहां पे काम कर रहा होगा कि ऐसा थोड़ा ना है कि किसी भी अनुपात का साचा में जिस जैसा मन करे वैसा साइज का ईंट को बना दिया जाए, ऐसा तो था नहीं। एक
स्टैंडर्ड स्टैंडर्डाइज्ड क्या कहते हैं अनुपात था, है ना, जिसके ऊपर ईंटों का निर्माण किया जाता था। सांचे भी उस तरीके के बने होते थे कि एक ही अनुपात के ईंट का निर्माण होता था। और ये एक नगर की बात नहीं थी, पूरे हड़प्पाकालीन नगरों की बात थी। तो यहाँ भी एक टेक्नोलॉजी काम कर रहा था। एक बात और समझ लेते हैं कि माप तौल के लिए यहाँ पे क्या यूज होता था। तो बाट का प्रयोग किया जाता था, और ये बाट जो है वो 16 के गुणांक में होता था, है ना, 16, 64, 640। ये भी एक टेक्नोलॉजी ही तो था, है ना। और ये देखिएगा कि मॉडर्न टाइम तक ये चला है 16 का गुणांक वाला। जैसे 16 आना चलता था, 1 रुपया में 16 आना होता था। 25-25 पैसे के सिक्के चलते थे ना, तो उसे हम 4 आना कहते थे। 4 आना का 4 सिक्के यानी 16 आना, और वो होता था 1 रुपया। बात समझ आ रही? ये मॉडर्न टाइम तक चला। तो ये टेक्नोलॉजी था जो विकसित अवस्था में था हड़प्पा सभ्यता में, और ये हड़प्पा सभ्यता के इकोनॉमी को, अर्थव्यवस्था को बूस्ट कर रहा था, सपोर्ट कर रहा था। बात समझ आई? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और हमारा अगला जो मुद्दा है, जो हड़प्पाई अर्थव्यवस्था को सपोर्ट करता था, सपोर्ट सिस्टम था, वह था व्यापार। व्यापार इसको कहेंगे ट्रेड, है ना। अच्छा, टेक्नोलॉजी में एक चीज और ध्यान रखना है कि यहाँ पे पोट्री भी चलता था, है ना। तो पॉटर्स व्हील का यूज किया जाता था, तो ये भी एक टेक्नोलॉजी ही हुआ, है ना। पॉटर्स व्हील, ये भी टेक्नोलॉजी, हाथ से नहीं बनाया जाता था बल्कि वो चाक का यूज करके बनाया जाता था। दैट इज ऑल्सो टेक्नोलॉजी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और ट्रेड समझते हैं। देखिए, ट्रेड हड़प्पा सभ्यता के अंदर में दो तरह के ट्रेड थे। एक था इंटरनल ट्रेड, एक था इंटरनल और एक था एक्सटर्नल। इंटरनल ट्रेड क्या था? तो हड़प्पाकालीन नगरों के बीच में ही जो व्यापार का काम चल रहा था वह आंतरिक ट्रेड था, आंतरिक व्यापार कहलाता था, है ना। जैसे लोथल का चल रहा हो, लोथल से सामान लाना ले जाना किया जा रहा हो, धौलावीरा, या वहां से कालीबंगा या मोहनजोदड़ो, है ना। तो अंदर में जो ट्रेड चल रहा था हड़प्पाकालीन नगरों के बीच में ही जो कार्य व्यापार हो रहा था वो इंटरनल ट्रेड था। एक्सटर्नल ट्रेड क्या था कि हड़प्पा सभ्यता से बाहर जो सभ्यताएं थी उस समय समकालीन, उनके साथ जो व्यापार हो रहा था। जैसे ग्रीक की सभ्यता थी, है ना, तो इजिप्ट की सभ्यता और सुमेरियन सभ्यता जिसे मेसोपोटामिया कहते हैं, तो मेसोपोटामिया से भी प्राप्त हुआ, बहुत सारी मुहरें प्राप्त हुई है वहां। और जो मृण मूर्तियां हैं, मिट्टी की बनी मूर्तियां, वो भी मेसोपोटामिया से प्राप्त हुआ है। तो कहा जाता है कि एक्सटर्नल जो ट्रेड है मेसोपोटामिया के साथ और सिंधु सभ्यता का चलता था। बात समझ आ रही? तो वो एक्सटर्नल ट्रेड हो गया। ध्यान रखना है कि मेसोपोटामिया से जो अभिलेख प्राप्त हुआ वहां पे एक शब्द मिलता है मेलूहा, है ना, मेलूहा। वहां मेसोपोटामिया सुमेरियन सभ्यता से मेलूहा नाम का अभिलेख है, उसमें मेलूहा शब्द का यूज किया गया है। और ये जो मेलूहा शब्द है इसका तात्पर्य होता है हड़प्पा सभ्यता। बात समझ आई? इसका संबंध हड़प्पा सभ्यता से ही है। तो इससे हमें साफ तौर पर पता चलता है कि व्यापार जो है एक्सटर्नल ट्रेड, वे अन्य सभ्यताओं के साथ भी हड़प्पा सभ्यता का हो रहा था। क्लियर है? तो दोनों व्यापार फ्लोरिश थे अर्थव्यवस्था हड़प्पा सभ्यता के, इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी। अब समझते हैं जो इम्पोर्टेंट जानना है, और जहां से सवाल पूछा जाता है कि कौन सी चीजें कहां से एक्सपोर्ट की जाती थी, सॉरी इंपोर्ट की जाती थी, कहां से मंगवाई जाती थी, है ना, इंपॉर्टेंट रहेगा। जैसे देखिए सोना, सोना की बात करें तो सोना कहां से मंगाया जाता था? तो पहला तो हो गया कोलार। कोलार कहाँ है? कर्नाटक। कोलार खान कर्नाटक और अफगानिस्तान, ध्यान रखना है। चांदी, चांदी कहां से मंगाया जाता था? तो ध्यान रखना है ईरान और अफगानिस्तान। ठीक है, इसी तरीके से आपको याद रखना है तांबा। तांबा खेतड़ी राजस्थान से और बलूचिस्तान से लाया जाता था। ठीक है, इसके बाद याद रखना है कि गोमेद, यहाँ पे एक चीज और लगा लेना है, मूंगा, जो पत्थर है ना,
ये दोनों पत्थर ही है, मूंगा और गंभीर। ये मंगाए जाते थे सौराष्ट्र। कहाँ है सौराष्ट्र? तो गुजरात। ठीक है। इसके बाद टीन कहाँ से मंगाया जाता था? अफगानिस्तान। टीन मंगाया जाता था अफगानिस्तान से। नीलम, नीलम भी मंगाया जाता था अफगानिस्तान से। ठीक है। तो ये ट्रेड थे, है ना, जो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों प्रकार के ट्रेड हड़प्पा सभ्यता में फ्लोरिश अवस्था में थे। और कौन सा चीज कहाँ से मंगाया जाता था ये हमने देखा। एक चीज और याद रख लेना है कि सीसा, इसका भी होता था, राजस्थान से मंगाया जाता था। ठीक है। तो ये कौन सी चीजें कहाँ से एक्सपोर्ट की जाती थी। तो अर्थव्यवस्था में हम लोगों ने देखा कि 5 आधार हैं हड़प्पा सभ्यता के अर्थव्यवस्था को जो सपोर्ट करते हैं। कौन कौन से थे? एग्रीकल्चर को हमने देखा, कृषि को देखा, पशुपालन, उद्योग, है ना, एक टेक्नोलॉजी और व्यापार। बात समझ आई? ये 5 पिलर थे जो अर्थव्यवस्था को संभाले हुए थे। टेक्नोलॉजी में एक चीज और देख लेना है कि यहाँ टीन है ना, और टीन का और तांबे को मिलाकर कांसा बनाया जाता था। बात समझ आ रही? तो टीन और तांबा ये बिना किसी टेक्नोलॉजी का कांसा हो नहीं सकता, है ना। गलाने का गलाया जाता था, इतना बुद्धि विवेक था उन लोगों के पास कि टीन और तांबे को अगर हम मिला दें तो क्या बन जाएगा? कांसा बन जाएगा, है ना। तो ये भी एक टेक्नोलॉजी उस समय थी। बात समझ आ रही? तो ये 5 पिलर जो है अर्थव्यवस्था को सपोर्ट कर रहे थे। इन 5 पिलर को मिला के ही हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था फ्लोरिश थी। बात समझ आ रही है आपको? तो ये अर्थव्यवस्था को हमने देखा हड़प्पा सभ्यता के। तो आगे हम लोग अगले क्लास में समझेंगे इनका समाज कैसा था और इनका पतन कैसे हुआ। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा।